हाँ जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है। मैं अपने घर की सातवीं पुश्त हूँ जो म्यूजिक करते हुए आ रहे हैं। मेरे फादर उस्ताद इमदाद हुसैन सितार नवाज, उस्ताद मेहदी हसन साहब से लेकर अब्बू के दौर के यंगस्टर अहमद जाजिब तक अब्बू ने सबके साथ बजाया, उनके साथ सितार। फाइनेंशियली वाइबल है पाकिस्तान में एक म्यूजिशियन होना? मेरे ख्याल से है। मैंने आज तक कोई जॉब नहीं की है। पाकिस्तान आइडल जाने का क्यों सोचा? पाकिस्तान आइडल करने का जो मेरा खास एक मकसद है वो पाकिस्तान की आवाम को बताना है, शहर की आवाम को बताना है कि मैं गाता हूँ। आपका तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ भी है। आपको लगा कि आपका जर्नी बाकियों की निस्बत आसान था? और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है, बिकॉज डबल प्रेशर है। उस्ताद राहत फतेह अली साहब बैठे हैं, जैब मैम बैठी हैं, बिलाल मकसूद साहब बैठे हैं। डबल प्रेशर फवाद सर का, बिकॉज वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी देख रहे हैं। फवाद सर ने मुझे ये बोला है, वगार वो हादसा जो आपने लाइन बोला, तो ये वो हादसा नहीं है, मतलब आपको यूं हाथ लेके जाना चाहिए। तो मतलब वो इतनी सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन से? रोहान अब्बास, तरब आर्यन, सामिया गौहर होनी चाहिए, पांचवा नहीं निकल आ रहा। वकार। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Very excited to be speaking to another contestant from the final 16. Assalamualaikum वकार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा मुझे कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से सब आपको इतना पसंद कर रहे हैं और इतना अच्छा आपने गाया कि everyone has been talking about it. थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा फूशिया मैगज़ीन का, जिन्होंने मुझे बुलाया और ये सादत बख्शी। काफ़ी ऐसी मुश्किल उर्दू आप ऐसे भी बात करते हैं? हाँ, वैसे या ये इस वक्त इस्तेमाल किया आपने? नहीं, नॉर्मली मैं इस तरह बात करता हूँ। तो इसकी वजह ये कि आपका ताल्लुक एक गायक घराने से है। हाँ, सही अल्फाज इस्तेमाल किए? गायक घराने से, हाँ, सही बिल्कुल सही वर्ड। तो इस वजह से आपकी उर्दू ज़रा ज़्यादा पुख्ता और सलीस होगी और आपके अल्फाज भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड का उर्दू नहीं आ रही थी, मतलब ज़रा ऊपर वाली होगी। हम तो वो आम उर्दू बोल रहे हैं ना, आप ज़रा ज़्यादा नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये कि कोशिश करते हैं कि जो ख़ास स्पेसिफिक उर्दू के जो अल्फाज हैं जी उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ना कि ज़्यादा इंग्लिश का। ओके, सो आप अपने फैमिली में 7th जनरेशन है म्यूजिशियंस की, राइट? 7 पुश्तों से ना, 7 पुश्तों से आपके यहाँ म्यूज़िक हो रहा है। और आपके फादर जो आप बता रहे थे कि वो सितार बजाते हैं, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। मैं नहीं खुद से टच कर रही, क्योंकि मैं अगर कुछ भूल गई या मैंने गलत बता दिया टेक्निकली, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। नहीं, कोई बात नहीं, आप बता सकती हैं, बट मैं बैठा हूँ तो कोशिश बिल्कुल। एक्चुअली फैमिली में म्यूज़िक है और म्यूजिकल फैमिली, उसका नाम है सहनिया घराना। सहनिया घराना। और वो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो सितार प्लेयर एंड गायक, उसमें ये ज़्यादा पैदा हुए हैं कि उसमें सितार प्लेयर बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं और गुलकार जिसे गायक कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कबल कोई 400 साल से घर में चलता आ रहा है म्यूज़िक, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं अपने घर की 7वीं पुश्त हूँ जो म्यूज़िक करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ज़रिया माश नहीं है, जस्ट म्यूज़िक। नाइस। बट आप अपने फादर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो, जैसे आप बता रहे थे कि अहमद जान ज़ेब का जो पहला जी बिल्कुल इंटरनेशनल उनका टूर का कॉन्सर्ट था, उस पर वो उनके साथ गए थे। जी बिल्कुल। मेरे फादर उस्ताद इमदाद हुसैन सितार नवाज, उनका कबल कोई 40 साल से पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक हिस्सा हैं। और कमर्शियल म्यूज़िक अब्बू ने बहुत ज़्यादा किया है पाकिस्तान इंडस्ट्री में, जिसमें उस्ताद मेहदी हसन साहब से लेकर और मतलब अब्बू के दौर के यंगस्टर अहमद जाजिब तक अब्बू ने सबके साथ म्यूज़िक किया है, बजाया उनके साथ सितार। और जैसा कि आपने बता ही दिया है कि अहमद जाजिब का फर्स्ट टूर जब इंटरनेशनल हुआ तो अब्बू उसमें साथ थे, उनके साथ एज ए म्यूजिशियन। और मेहदी हसन साहब के साथ भी उन्होंने? जी, मेहदी हसन साहब के साथ भी अब्बू ने टूर भी किए हैं और उनके साथ लोकली भी बहुत ज़्यादा काम किया है। आबदा जी के साथ किया है, मैडम नूर जहाँ के साथ किया है, ज़बरदस्त। नाहिद अख्तर के साथ किया है और महनाज बेगम के साथ किया है। एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकारा पाकिस्तान की, जिनका लोग अभी तक मेरे ख़्याल से लोगों को उनका नाम भी याद नहीं होगा, गुल बहार बानो
एक बहुत ही स्वीट आवाज़ की मतलब सिंगर हैं, उनके साथ भी अब्बू ने बहुत काम किया है। और अभी करंट अब्बू पिछले कुछ 30 साल से एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, सलमान अलवी साहब, अब्बू उनके साथ उनके परमानेंट म्यूजिशियन भी। ओके, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं कुछ और करूं? आपका शुरू से रुझान म्यूज़िक की तरफ ही था और आप गायकी पे ही जाना चाहते थे? असल में मैं एक छोटी सी आपसे स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये बताना ज़रूरी है व्यूअर्स को भी। बहुत छोटा था, मेरे नाना उस्ताद हमीद खान साहब, ओके, तो जब मैं पैदा हुआ तो हमारी अम्मी से बड़ा प्यार करते थे। नाना, अम्मी सबसे बड़ी बेटी थी, ओके, तो अम्मी के पास आते और अम्मी का नाम भी राबिया है। तो अम्मी को कहा उन्होंने कि मैं कुछ 6 महीने का था गोद में अम्मी के, तो अम्मी को कहा कि आप एक दिन देखना ये बहुत बड़ा गायक बनेगा। ओके, तो ये नाना की एक प्रेडिक्शन थी मेरे लिए। और जब मैं बड़ा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, मैंने 2004 में जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया पाकिस्तान टेलीविज़न पे, पीटीवी पे, तो उस वक्त अम्मी नाना को याद करके बहुत रोई और मुझे देखकर बड़ी खुश हुई कि आपके नाना ने आप कहा था कि वकार एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। मेरी फर्स्ट टाइम जब परफॉर्मेंस हुई 2004 में पीटीवी पे, तो उस वक्त अम्मी बड़ी अश्कबार थी और खुश भी हो रही थी मुझे देख के, और नाना को याद भी कर रही थी। तो एक्चुअली मुझे मदर साइड से भी और फादर साइड से भी, दोनों तरफ से म्यूजिक मिला है। ओके, तो वो फिर कोई चॉइस ही नहीं थी कि आप इधर उधर कुछ सोचते। हाँ, वो एक आपके अंदर बसा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी क्यूरोसिटी ये है वकार कि जैसे हम अभी दूसरे कंटेस्टेंट से बात करें या दूसरे यंग म्यूजिशियन से बात करते हैं, उनके ख्वाब होते हैं कि हम बहुत बड़े सिंगर बन जाएंगे, जैसे हमारे मशहूर नाम है, हम ये करेंगे, हमारे कॉन्सर्ट्स हो रहेंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। एक उनके लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने अपना एक वो गोल सेट किया हुआ है। लेकिन जो आप जैसे गायक हैं या मौसीकार हैं जो एक मौसीकी की फैमिली से आते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका ख्वाब क्या होता है? क्या आपके में भी होता है कि हम इतने मशहूर हो जाएं, या आपके लिए गाना और जाके कहीं परफॉर्म करना और उससे सबको एंजॉय कराना, खुद भी एंजॉय करना, यही आप लोगों के लिए होता है? मैं ये समझना चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल सवाल है। सॉरी, मैंने कहा था मुश्किल सवाल ही, मैंने तो अपनी तरफ से आसान आसान पूछे। बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं इसका जवाब दूं आपको। एक्चुअली हर फनकार का एक गोल होता है, वो यही होता है कि वो पब्लिकली फेम हो, मशहूर हो, उसको दुनिया जाने, उसको प्यार करे म्यूज़िक के थ्रू, या जो भी उसका काम है फनकार का। एज ए म्यूज़िक फैमिली पर्सपेक्टिव डबल हो जाते हैं, बिकॉज उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। आप कौन सा म्यूज़िक कन्वे करना चाह रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और आप किस म्यूज़िक से मुतासर करना चाह रहे हैं आवाम को, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली दो बर्डन ये है कि आपका गाना मशहूर हो जाना, ये तो एक अलग चक्कर है, लेकिन वो गाना सुर में होना ये बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त और बात वो बोली आपने। वो बहुत टेक्निकली मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। म्यूज़िकली कुछ चीज़ें टेक्निकली होती हैं, तो आपकी वो टेक्निकल भी उसके अंदर अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी है वो। तो मुझे दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है, सिर्फ गाना मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, वो टेक्निकली भी म्यूज़िक, उसके अंदर म्यूज़िक होना चाहिए, उसके अंदर मतलब कुछ म्यूज़िकलिटी की हिसाब से ना बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए वो। हालांकि आवाम के लिए बड़ा आपको एक नॉर्मल एक ख़ास स्टाइल है आवाम का, वो सुनना पसंद करती है, आपको वो भी रखना है और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हों म्यूज़िकली। तो मतलब मुझे ये दोनों चीज़ों का भी हिसाब रखना पड़ेगा आम म्यूजिशियन के हवाले से। और हाँ, मशहूर होना तो सबका ख्वाब है, मेरा भी विश है कि मशहूर हूँ और पाकिस्तान को अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करके दें, अच्छे गाने सुनाएं वहाँ। लेकिन क्या क्रेजी पैशन होता है ये मशहूर होने का, या ये कि मेरा जगह जगह मेरा गाना घरों में सुना जा रहा हो, ये एक दीवानगी की हद तक, ये जुनून हद तक ये ख्वाहिश होती है या नहीं? हाँ, ज़रूर होती है। Okay. हाँ, ये तो मैं आपकी बात से ये भी समझ रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप बताएं कि क्योंकि आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली जो मैंने नहीं सोची थी, कि कमिंग फ्रॉम अ म्यूजिक बैकग्राउंड आपके ऊपर ये प्रेशर है कि यार मैं गलत नहीं गा सकता, बिकॉज मैंने अपने आबा अजदाद की इज्जत रखनी है। तो वो इतनी चीज़ों में आप फंसे हुए होते हैं, इतनी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं कि शायद वो जो हमारा फेम और उसका ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ज़रा दूर चला जाता है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आप और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऑन स्टेज भी इस तरह हो रहा होता है। पाकिस्तान आइडल में भी 4 परफॉर्मेंस हो चुकी हैं गाला की, और उसके अंदर मैंने
सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा गाया ना, मैंने बहुत थोड़ा गाया, और मैंने कोशिश ये की है कि मैं उन दोनों चीज़ों को निभा सकूं। मतलब मेरा अगर सुर भी कहीं जा रहा है, असल में ये नेचुरल है, आर्टिस्ट का बेसुरा हो जाना स्टेज पर, ये नेचुरल है ये सबको, लेकिन बेसुरा होना बट उसको टेक्निकली संभाल लेना, कि दूसरों को ना पता चले, हाँ, दूसरों को आजकल सुनने वालों को ना पता चले। हाँ, मुझे बताइए फाइनेंशियली वायबल है पाकिस्तान में एक म्यूजिशियन होना? क्या आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्योंकि ये सवाल उन तमाम माँ बाप और उन तमाम घर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिनके बच्चे कुछ करना चाहते हैं और उनको हमेशा ये डर लगता है यार कि तुम आतिफ असलम तो नहीं बनोगे, फिर ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? सही बात है। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लेंथी दूंगा। ओके। एक्चुअली पाकिस्तान में म्यूज़िक लिसनर्स, म्यूज़िक को सराहने वाले, प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ओके। बहुत प्यार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे फिर एक बात दोबारा कहूँगा कि मैंने अपनी फैमिली में अभी तक किसी को जॉब करते हुए नहीं देखा। मेरे फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल एजुकेटेड हैं। मैं खुद आपके सामने ग्रेजुएट बैठा हूँ इन कॉमर्स, तो मतलब एजुकेशन एक अलग थिंग है हमारे लिए। पढ़ना ज़रूरी इसलिए कि हम दुनिया में सरवाइव कर सकें। लेकिन और किसी काम से सरवाइव करना ये हमारा मतलब वो नहीं है, फैमिली में ही नहीं है, सोच ही नहीं आती इस तरह की। सरवाइव करना है तो अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक बस, और म्यूज़िक के बिहाफ पे हमें सरवाइव करना है। हाँ, आप सर्वाइविंग पाकिस्तान में म्यूजिशियंस की है या नहीं है, आपका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से है। मैंने आज तक मैं कोई जॉब नहीं की है और मुझे नहीं पता जॉब किस तरह की जाती है, उसके क्या टर्म्स कंडीशंस होते हैं। मैं जब पैदा हुआ तब मुझे नाना ने बता दिया कि ये गुलकार बनेगा। मैं बड़ा हुआ, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैं स्कूल में नात ख़्वानी करता रहा, मैं वहाँ से ट्रॉफीज़ जीतता रहा। स्कूल के सारे फंक्शंस, सब प्रोग्राम्स वगैरह करना, सब स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक आर्टिस्ट बन के, आर्टिस्ट स्टूडेंट था मैं ना, तो स्कूल में भी एक स्पेशल स्टूडेंट था। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी एक स्पेशल स्टूडेंट था। तो इस तरह मतलब हमें ये वाली जो स्पेशल थिंग जो हमारे पास अल्लाह पाक ने दी है म्यूज़िक वाली, वो रही है मतलब स्कूल टाइम से ही ना। तो कभी इस तरह की सोच आई नहीं कि जॉब करनी है या कहीं कुछ और करना है, क्योंकि फैमिली में देखा फादर ने भी कभी जॉब नहीं की, और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर के अंदर मौजूद, जो एक अच्छे घर में होना चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है घर में। बट मुझे लगता है सिर्फ एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं दूंगी, बिकॉज आप एक म्यूजिकल फैमिली से आ रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क इतना होगा। डेफिनेटली आप लोगों को देख के मुझे होप होती है। इससे पहले हम आर्यान से भी बात कर चुके हैं और वी कंटेस्टेंट से बात कर चुके हैं, और वो लोग अपने छोटे छोटे गिग्स कर रहे हैं, तो पोटेंशियल तो मुझे नज़र आता है। बट आपको शायद एडवांटेज थोड़ा सा ज़्यादा ये कि आपकी फैमिली एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से आती है, तो जान पहचान है लोगों को ना, तो वो आपको अप्रोच करना, वो जो नेपोटिज्म का वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रही, लेकिन थोड़ा सा आ जाता है। तो जो लड़के लड़कियां हैं वो थोड़ा सा रियलिस्टिक होके लेकिन जा सकते हैं इस फील्ड में, हम ये कहेंगे कि उम्मीद है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उम्मीद तो है। ऐसा ही है, राइट? मैंने सही बात कही थी ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एडवांटेज इस चीज़ का है कि फैमिली बैकग्राउंड में म्यूज़िक हो रहा है तो आपको भी मतलब वो वाला एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको भी लोग स्टेज पे खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक आपको दुनियादारी से बहुत अलग कर देता है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, पता नहीं लोग इसको किस तरह सोचते होंगे, बट म्यूज़िक आपको, अगर म्यूज़िक करना है आपने, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, तो आपको सोशल गैदरिंग्स आपको सब ख़त्म करनी पड़ेगी, बिकॉज म्यूज़िक मांगता है टाइम, और जब आप इसको टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक स्टेज भी मिलेगा और आप उससे आपको लगता है कि जितनी भी, या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको अपनी ज़िंदगी में सोशल एलिमेंट कम करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा तो तन्हाई हो जाती है, फिर तन्हाई भी होती है। हाँ। और जितना आप इसको तन्हाई में रखेंगे अपने साथ, उतना आपका म्यूजिक ग्रूम करेगा। इट्स माय पर्सपेक्टिव। नहीं बिल्कुल, बाकी लोगों का नहीं पता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन, ताकि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी मिल सके। तो फिर पाकिस्तान आइडल जाने का क्यों सोचा? हाँ, अच्छा सवाल। चलिए, एक जगह तो अप्रूवल आई मुझे वकार की तरफ से कि सवाल अच्छा है। पाकिस्तान आइडल में जाने का
सोचा नहीं बल्कि ख्वाहिश थी। ओके। बिकॉज प्लेटफॉर्म तो बहुत किए हैं, इंटरनेशनली भी किए हैं, मैंने यूएस टूर भी किया है, मैंने मिडल ईस्ट भी किया है, और मैंने खलीज ममालिक के भी बहुत सारे मुल्क किए हैं। बट पाकिस्तान आइडल करने का जो मेरा ख़ास एक मकसद है वो पाकिस्तान की आवाम को बताना है। मुझे मेरी अपनी आवाम को, अपने मुल्क की आवाम को, अपने शहर की आवाम को बताना है कि मैं गाता हूँ। ओके। आपका तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ भी है। आपको लगा कि आपका जर्नी बाकियों की निस्बत आसान था, या आपको लगा आपका भी उतना ही मुश्किल था जितना बाकी सबका था? गुड क्वेश्चन। और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए बहुत आसान है, ऑडिशन देना उनके लिए बहुत आसान है, थिएटर राउंड क्लियर करना उनके लिए बहुत आसान है, गाला राउंड में जाना, लेकिन मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज डबल प्रेशर है। ओके। लेकिन आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो तो आपको इन सब पे एडवांटेज नहीं दे रही? हाँ, बस वो थोड़ा सा मुझे वो टेक्निकल जो और एक्सपीरियंस भी, जो कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि बहुत दफ़ा जजेस ने, जैसे ज़ेब ने भी बोला, बिलाल मकसूद ने भी बोला कि जो बहुत से सिंगर्स की आवाज़ अच्छी थी लेकिन उनकी स्टेज प्रेजेंस नहीं थी, वो जो परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे वो नहीं थी। लेकिन आपको तो वो एक कॉन्फिडेंस का एज पहले से भी था, बिकॉज़ यू वर परफॉर्मिंग। सामने जजेस जो थे वो उनका बड़ा प्रेशर होता है। स्टेज परफॉर्म करना एक डिफरेंट थिंग, और ऑडिशन देना, आपने कोई किसी मुकाबले में हिस्सा लेना, ये एक अलग थिंग। सॉरी, तो आप बता रहे थे कि मुश्किल क्यों था आपके लिए? मुश्किल यूं था क्योंकि सामने उस्ताद राहत फ़तेह अली साहब बैठे हैं, और ज़ैब मैम बैठी हैं, बिलाल मकसूद साहब बैठे हैं, और डबल प्रेशर फवाद सर का, बिकॉज वो आपकी पूरी पर्सनालिटी भी देख रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं कि आप किस तरह स्टेज पे कितना कंफर्ट है आपका। अगर आपने लफ्ज बोला है तुम पे तुम्हारा हाथ किस तरह जा रहा है, तो मतलब वो इतनी छोटी चीजें नोट कर रहे हैं, और ये अच्छा भी है, मतलब एक गुड साइन भी है एज एन आर्टिस्ट। मैं अपने लिए बात करूंगा कि वो जो चीजें चेक कर रहे हैं वो बहुत जरूरी हैं। फवाद खान की बात कर रहा हूँ, वो जो चीजें अंदर आपको स्टेज पर आपके स्टेज प्रेजेंस जो देख रहे हैं, और आपको जो बता रहे हैं, आपका हाथ यूं वकार उस अल्फाज पे यूं हाथ गया था तो यूं नहीं, यूं जाना चाहिए, मतलब बैक स्टेज वो हमें ये भी चीजें बता रहे थे। बिल्कुल। तो जब मेरी लास्ट परफॉर्मेंस यूं जिंदगी की राह में टकरा गया मेहदी साहब का, साथ मेहदी साहब गाया था आपने, बहुत अच्छा गाया था। तो उस परफॉर्मेंस की बैक स्टेज फवाद सर ने मुझे ये बोला है, वकार वो हादसा जो आपने लाइन बोला, तो ये वो हादसा नहीं है, वो मतलब आपको यूं हाथ लेके जाना चाहिए। तो मतलब वो इतनी सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, और मतलब मज़ा आ रहा है। और डेफिनेटली राहत सर की तो बात ही अलग है, उन्होंने तो सुर का बिल्कुल जायजा निकालना होता है, और वो बिल्कुल सुर जो निचोड़े हुए सुर है ना, वो उनकी बात कर रहे होते हैं। तो मतलब बैक स्टेज एक अलग जर्नी है पाकिस्तान आइडल की, और ऑन स्टेज एक अलग सीन है। आई विश कि हमें बैक स्टेज की भी ज़्यादा जर्नी दिखाई जाती। चारों जजेस में से किसके बारे में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस थे और किसके बारे में आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे? जजेस तो चारों ही काबिल एहतराम है जी। नहीं, लेकिन अपनी पर्सनल एसोसिएशन होती है, या आप कोई खास किस्म के जॉनरा से आपकी, हमने बीच में अजान की ब्रेक ली थी तो बात ये हो रही थी कि जितना वकार बताने की कोशिश करें कि डबल प्रेशर है उनके ऊपर टेक्निकल एक्सपर्टीज होने के लिए, और मैं कह रही नहीं कुछ तो फ़ायदा होता होगा। तो बट सीरियसली नाउ आई अंडरस्टैंड दैट अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है, आप भी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। किसी न्यू कमर को तो हम फिर भी कह सकते हैं कि नहीं उसको चांस दो, बट आई टोटली अंडरस्टैंड। बट मजाक करी थी मैं आपके साथ, वी रियलाइज योर स्ट्रगल्स आल्सो। बात को गुलाब करूंगा, अभी लास्ट हमारे जो मेडले अभी रिलीज हुआ है, उस मेडले में अवाम के हिसाब से वो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा हुआ। मेरा अपना पर्सनल जो मेरा पार्ट है उसके अंदर, अब आप देखें मैं कितनी सारी टेक्निकल चीज़ों से गुजरता हूँ। मुझे उन्होंने कहा, लोगों ने जब मुझसे मिले तो मुझे कहा यार आपको पता नहीं लगा, सुर छोटा था उसका। अब सुर मतलब उसका कम, मेरे हिसाब से सुर छोटा था, मुझे उसका सुर थोड़ा सा और बढ़ा के गाना था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, कहा यार वकार तुम्हें पता नहीं लगा यार, इतना छोटा सुर गा दिया, इतना ईजी होके गा रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर तो आना चाहिए ना। जब आप गाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके वोकल्स पे, आपके गले पे थोड़ा सा तो प्रेशर आए ना। मैं इतना ईजी गा रहा हूँ कदीते हसबो, बिकॉज वो सुर शुजा भाई ने रखवाया और मैंने भी उनसे इंसिस्ट नहीं किया कि सर मेरा सुर बढ़वाएं। तो वो अच्छा, मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गाया मैंने बहुत अच्छा है, मेरे गाने पे कोई वो बात नहीं, बट वो टेक्निकली हिसाब से मेरा सुर छोटा हो गया। वो
नहीं अब आपने ये बात कह के तो और भी ज़्यादा वो कर दिया। आपको वाकई कॉल आया, कोई मैसेज भी करे या कोई ऐसे भी बोल दे तो आपको फील होगा कि, और जब आपको उनको बैकग्राउंड की चीज़ भी नहीं पता है एंड समबडी यू नो क्वेश्चनिंग योर टेक्निकल एक्सपर्ट, और ये जो लाइन आपने बोली यार तुम्हें पता नहीं चला, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या फील हुआ होगा कि बहुत अजीब। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, लुक्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं आज के ज़माने में एक परफॉर्मर की, सिंगर की, गायक की? और आपका तो मैं देख रही हूँ बड़ा स्टाइल जो है ना, डे 1 से आपने अभी भी बड़ी क्लासेस और वो सब कुछ करके ना, लाइक एवरी टाइम आई एम लुकिंग कि यार आज वकार क्या पहन के आएंगे, क्या ड्रेसअप होके आएंगे। आप एक ऑन पर्पस कॉन्शियसली ये कोशिश करते हैं, ये अब गिवन है आज के गायक के लिए कि उसको उसकी लुक इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, बहुत जरूरी 50-50 या 40-60 करेंगे आप? आई गेस 80-20 है। 20s लुक्स आपकी 80% होनी चाहिए, वाओ, ओके, बिकॉज आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंट नजर आना चाहिए और कूल भी लगना चाहिए, वाइब होनी चाहिए। हाँ, कूल लगना और चाहिए। वो दैट डजंट मीन कि आप कोई बहुत वेस्टर्न या वो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल, वी डोंट वांट टू से एनीथिंग आप कुर्ता शलवार में हो, आप उसके ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ जैसे आपने बड़ा अच्छा किया, जो मुझे याद है आपके लॉन्ग गॉन पहना हुआ है, वो आपका लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ अपने लुक्स पे, बट आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें कंटेस्टेंट्स भी कितने डिफरेंट तरीके से तैयार हुए नजर आए होंगे। बिल्कुल, मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लुक है उसमें। तो ये कोई चांस है कि बाल कट जाएं? मैंने अपने बाल बहुत ज्यादा कटवा दिए, बिकॉज मेरे बाल की लेंथ यहाँ तक थी। ओके, मतलब आपके बराबर के बाल थे मेरे, अगर मैं स्ट्रेट करवाता तो। बट ये कि वो जो हमारे स्टाइलिस्ट है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि वकार आपकी परमिशन के साथ आपके थोड़े से हेयर कट करने पड़ेंगे। मैंने उनको देखा, मैं बोला यार ये मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा अजाब है, बट आप करते हैं, अब क्या करें, पाकिस्तान आइडल के लिए सब कुछ। आपके दिल को कुछ हो नहीं रहा था बिकॉज एक आपने लुक रखी और फिर आपके बाल कोई काट, तो बड़ा ब्रेव डिसीजन होता है। मेरे आंसू यहाँ रुक गए थे ना, मतलब वो नीचे नहीं आ सके। फिर आपने गाने में जाके निकाले सारे। फिर मैंने जब स्टेज देखा कि पाकिस्तान आइडल का है, तो मैंने बोला ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। ये तो जायज है, ये तो बनती, इतना तो बनता है कि लगे कि हमने भी कुछ खून पसीना बहाया है बालों के साथ साथ। अच्छा, तो जजेस जो हैं, कुछ हमें बैक स्टेज आप कहानी बताएं या स्टोरी सुनाएं या कुछ सा बताएं कि उनकी आप लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, कौन सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि थोड़े फन टाइप हैं, कौन ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू टेल अस। कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, कौन आके फॉरेन स्टेज पे बैठ जाते हैं, जाके कौन इंटरेक्ट करते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में बताऊँगा। खान साहब एक बड़े जॉली, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट इंसान है। खान साहब की पर्सनालिटी जिस तरह की है वो उस तरह के है नहीं, बट वो बहुत ही प्यारे इंसान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। इवन जब हमारा शूट, उससे पहले टेक रेसल जो होती है, हमारी टेक्निकल रेसल्स होती हैं, तो मेरे ख्याल से वाहिद वो जज हैं जो हमें बैक स्टेज बैठ कर सुन रहे होते हैं, आराम से ना बैठे हुए होते हैं। अच्छा, कि आपकी रेसल सुनने भी मैं आऊँगा, आप लोग रेसल किस तरह कर रहे हैं, मैं वो भी सुनने आऊँगा। So he's so much invested in this show. बहुत ज़्यादा उनकी सीरियसनेस जो हमारे लिए वो बहुत मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एक मुल्क का, एक पूरे बर्रे सगीर का इतना बड़ा स्टार, सही बात और है, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। रात सब अपने कमरे में बैठे हैं सर, और कह रहे हैं मैं आप लोगों की रेसल सुन रहा हूँ। अच्छा, मैंने टेक्निकल रेसल की तो सर ने इस कॉलिंग में ना और मुझे बुलाया कि वकार को रूम में भेजो। आपको डर लगा? मैं टांगे कांप रही, कांपे टांग रही थी, और मैं कि मैंने क्या किया है। मैंने बोला क्या हुआ है पता नहीं। अच्छा, हमारे एक फ्लोर इंचार्ज है ना, वो हमें लेने आए, इमरान भाई। उन्होंने कहा आपको खान साहब बुला रहे हैं। मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने बोला आज तो खान साहब सही से टाइट करेंगे। मैं अंदर गया तो खान साहब ने कहा मुझे, अरे वकार मियाँ बहुत खूबसूरत यार, इतना प्यारा टोन आ रहा है आपका। और मैंने बोला अल्लाह तेरा करम है। वो अंदर ही अंदर ना खान साहब ने मुझे गले लगाया, जो कह रहे बस फोकस करके गाना, आपका फोकस जा रहा है, वो आपके इन ईयर्स में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, फोकस करना है वकार, गाने पे फोकस करना है बस, आपने और कुछ नहीं देखना। इधर टेम्पो पे फोकस रखना है और बस परफॉर्मेंस पे फोकस। कितनी अच्छी आपको टेक्निकल टिप्स दे रहे हैं ना। आप यकीन करें, मेरी परफॉर्मेंस 80% क्लियर हो गई थी वहाँ पर, जब खान साहब ने मुझे ये कहा कि वकार इधर से टेम्पो का ख्याल रखना है और बस फोकस आपने अपने परफॉर्मेंस पे करना है।
अच्छा आप यकीन करें, जब मैंने बड़ा फोकस होके गाया तो वो आप लोगों के सामने वो अच्छा हो गया बड़ा। और उसके अंदर मैं उस्ताद मेहदी हसन साहब का गाया हुआ गाना है, जब मैंने फोकस किया तो मैं उसके अंदर कुछ अपनी वेरिएशंस भी कर सका। मैंने उसमें कुछ अपनी एडिशंस भी की, अपनी इम्प्रोवाइजेशन भी करी, तो वो अच्छा हो गया। जबरदस्त। और बाकी सबके बारे में? बाकी से और से इतना इंटरेक्शन हुआ या? बिल्कुल, फवाद सर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। वो स्टेज पे जब भी आते हैं तो बैक स्टेज वो ये कहते हैं, यार अच्छा गा रहे हो, टेंशन किस बात की? हाँ, वो हमेशा हर किसी को यही कह रहे हैं ना, सबको रिलैक्स करा रहे हैं, बहुत रिलैक्स कराते हैं वो। यार मतलब घबराहट किस बात की है भाई, इजी होके गाओ, हम है ही नहीं सामने, हमें भूल जाए। उन्होंने तो मुझे ऑन एयर पे कहा है, वकार बस परफॉर्म करें आप हमारे लिए और आप भूल जाएं कि आप आपके सामने हम हैं। बिलाल सर जो हैं उनका मुझसे एक बहुत गहरा रिश्ता नाता है। वो ये है कि वो भी कराची के हैं और मैं भी कराची का हूँ। तो मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ वो मुझसे कहते हैं, वकार देखें आपकी बात दोबारा इसमें रिपीट हो रही है। वो मुझसे आके ये कहते हैं, वकार लफ्ज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, उर्दू की वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, आपने लफ्ज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। अक्सर गाने गा रहे होते हैं, अल्फाज जा रहे हैं उनके पता नहीं लग रहा है, तो वो मुझसे हमेशा यही बात करते हैं। अच्छा जैब मैम भी ना, वो मुझसे यही बात करती हैं, वकार आपकी वर्डिंग बहुत क्लियर आती है, आपने बस अल्फाजों का बड़ा अच्छा सा ख्याल रखना है। आप मेरे फेवरेट भी इसलिए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे फेवरेट हैं। ज़ेब ने? बिलाल सर ने, ओके। उन्होंने कहा कि आप मेरे फेवरेट भी इसलिए हैं बिकॉज आपकी टोनैलिटी और आपके लिरिक्स बड़े क्लियर आते हैं। ओके। तो ये एक एडवांटेज है। थैंक यू बिलाल सर, थैंक यू जैब मैम। तो बाकी दोनों का भी थैंक यू कर दें। राज सर आपको दिल से थैंक यू, सर फवाद और आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। अच्छा, तो टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन से हैं जो आपको लगता है आगे जाके आपको सख्त कंपटीशन देंगे, या आपको कौन से लगते हैं फाइनल में ये 5 लोग तो आएंगे? फाइनल में वकार पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे वकार हुसैन, तीसरे नंबर पे बिलाल मसूद सर का फेवरेट वकार हुसैन, ओके, और चौथे नंबर पे बहुत टेक्निकल गाता है वकार हुसैन। अब सीरियस जवाब दें। सीरियस में आई गेस रोहान अब्बास, ओके, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और अगर वो सुन रहा हो तो देख लें रोहान भाई, हमने आपकी तारीफ कर दी और आपको टॉप 5 में डाला हुआ है, और आपको टॉप 5 में डाल दिया, माशाल्लाह। ओके, एंड सेकंड तरब, ओके, तरब नफीस अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। थर्ड डिफरेंट टोनैलिटी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, आर्यन। फोर्थ पे आई गेस सामिया गौहर होनी चाहिए। पांचवा नहीं निकल आ रहा, वकार। हाउ कम आई न्यू दिस नेम वुड कम। कौन सी कैटेगरी है जिसमें लगता है आपको कि मुश्किल होगी, आपके लिए चैलेंजिंग होगी, और कौन सी के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कैटेगरी मीनिंग कि आगे जाके गज़ल आएगी या पॉप आएगा या फिर इस तरह, तो उसमें फ्यूजन आएगा। आई डोंट नो क्या कैटेगरीज वो लोग रखेंगे, बट म्यूजिक के डिफरेंट जॉनरास पे हर एपिसोड होगी ना, उसके लिए मैं आई गेस अगर फवाद सर ने जैज का और रॉक का कह दिया तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, बट बाकी सब सही है, सब इजी है। ठीक है, चलें आप हमें अभी क्या सुना रहे हैं? आपको यही गाना सुनाता हूँ मैं, एक नए मोड़ पर ले आए हैं हालात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, एक नए मोड़ पे दिल ने जो मांगी, दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे, एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, एक नए मोड़ पे। इतना खूबसूरत है ना, इट्स रियली नाइस। और कुछ और आजकल के दौर में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जिसने गाना नहीं गाया, मेरे ख्याल से उसको फेम नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं उस्ताद नुसरत साहब का एक गाना आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जाने खुदा मेहरमा तेरा
हाय कदी ना होवी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है कदी ना हो भी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा। और मुझे लगता है एक डिफरेंट साइड ऑफ म्यूज़िक और पाकिस्तान में जो म्यूज़िक की रियलिटी है उसको हमने डिस्कवर किया। तो कुछ चैलेंजेस भी सामने नज़र आए और कुछ लोगों को उम्मीद भी आई होगी कि आगे बहुत कुछ हो सकता है, इंशाल्लाह होने वाला है। बिल्कुल। तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, फॉर पाकिस्तान आइडल। विल बी लुकिंग, विल बी वॉचिंग एंड सीइंग कि आपका कितना आगे तक जाते हैं आप इंशाल्लाह। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी एक बात करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा। गुड, आप पहले जिन्होंने ये इस्तेमाल किया चैनल इस चीज़ के लिए। नहीं बिल्कुल, एंड हाँ हमारी दुआएं आप सबके साथ, और बड़ा मज़ा आ रहा है पाकिस्तान आइडल देख के। तो वी आर होपिंग कि पाकिस्तान आइडल पाकिस्तान के म्यूज़िक को, पुराने और नए दोनों को रिवाइव करे और म्यूज़िक इंडस्ट्री को आगे लेके चले और बहुत सी नई आवाज़ें हमें दें जिनको आई एम होपिंग अ लॉट ऑफ पीपल विल पिक अप and use them at the right places. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much for inviting me. Thank you. अल्लाह हाफिज़। दिल ने जो मांगी वही मिल गई, सौगात मुझे